हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आइए आज हम लोग हमारे इस वीडियो की कड़ी में स्टडी करते हैं भारत के भौतिक विभाग, तटीय भाग या तटीय मैदानों के बारे में। इससे पहले के वीडियो में हम लोग जो वीडियोस में स्टडी कर रहे थे वो थे भारत के भौतिक विभाग प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। देन नेक्स्ट अपना जो पार्ट आता है भौतिक विभाग का वो आता है भारत के तटीय भाग। भारत के तटीय भाग जो हैं वो आप देखिए कि गुजरात में स्थित कच्छ का रण, गुजरात राज्य में स्थित कच्छ का रण से स्टार्ट होकर के पश्चिम में कच्छ का रण से स्टार्ट होकर के दक्षिण की ओर आते हुए पुनः पूर्व की ओर जाते हैं तो स्वर्ण रेखा नदी तक का जो भाग है ये किस में आता है? भारत के तटीय मैदानी भाग में आता है। और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी तटीय लंबाई की जो तटीय मैदान की जो दूरी है वो है 6100 किलोमीटर। यानी अपने भारत देश की भूमि का जो तटीय क्षेत्र है वो है 6100 किलोमीटर। और मैंने आपको बताया कि स्वर्ण रेखा नदी पूर्व में स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के दक्षिण की ओर और पुनः पश्चिम की ओर आते हैं तो कच्छ का रण तक यह फैला हुआ है। अगर इसमें विस्तृत राज्यों के बारे में बात करें तो भारत के 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। देखिए कौन कौन से। अगर हम बात करते हैं पश्चिम की ओर तो सबसे पहले आ जाता है फर्स्ट नंबर पे गुजरात, सेकंड नंबर पे आ जाता है महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे आ जाता है गोवा, फोर्थ नंबर पे आ जाता है कर्नाटका और फिफ्थ नंबर पे आ जाता है केरल। यानी 5 राज्य जो है वो पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं, जबकि 4 राज्य जो है वो पूर्वी सीमा बनाते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाता है पश्चिमी बंगाल, सेकंड नंबर पे आ जाता है उड़ीसा, थर्ड नंबर पे आ जाता है आंध्र प्रदेश और फोर्थ नंबर पे आ जाता है तमिलनाडु। तो ये 4 राज्य पूर्वी तट पे एवं 5 राज्य पश्चिमी तटीय सीमा बनाते हैं। टोटल 9 राज्य जो है वो तटीय सीमा पे स्थित हैं। अब अगर हम देखते हैं कि भारत के तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, यानी इसके पूर्व की ओर का स्थित जो तटीय भाग है इसे कहा गया है पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिम की ओर का जो स्थित भाग है इसे कहा गया है पश्चिमी तटीय मैदान। हम भी जो है वो इस तटीय मैदान को 2 भागों में विभक्त करते हुए इसकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले अगर हम देखते हैं पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में तो आप देखिए कि पश्चिमी तट पे स्थित पश्चिमी सह्याद्री, जैसा कि इसके पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था, तो उस पश्चिमी सह्याद्री या पश्चिमी घाट से लेकर के अरब सागर के बीच का जो मैदानी भाग है इसे क्या कहा गया है? पश्चिमी तटीय मैदान। इस तटीय मैदान को फिर से अलग अलग भागों में विभक्त किया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर पे आता है गुजरात राज्य का तटीय क्षेत्र जिसे कहा गया है गुजरात तटीय मैदान। देन गुजरात के बाद कोंकण तटीय मैदान, देन कोंकण के बाद कर्नाटका या कन्नड़ तटीय मैदान, देन सबसे लास्ट यहाँ कहें कि दक्षिण में स्थित मालाबार तटीय मैदान। यानी पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 4 भागों में बांट दिया गया है। आइए अब हम देखते हैं सबसे पहले गुजरात तटीय मैदान के बारे में। गुजरात राज्य में तटीय क्षेत्र पे फैला हुआ इसका भाग जो है, इस भाग को भी हम फिर से 2 भागों में, जैसे ये हो जाता है कच्छ का रण या कच्छ तटीय क्षेत्र और ये हो जाता है काठियावाड़ तट और सौराष्ट्र तट। यानी गुजरात तटीय मैदान जो है इसको भी पुनः 2 भागों में, एक हो जाता है कच्छ का तट और दूसरा हो जाता है काठियावाड़ एवं सौराष्ट्र तट। देखिए कच्छ का जो तट है वो कच्छ के रण के तटीय क्षेत्र को कहा गया है और कच्छ का रण यानी गुजरात राज्य का यह क्षेत्र जो कि समुद्र तल से नीचा है और समुद्र तल से नीचा होने के कारण ही वर्षा के दिनों में समुद्री जल और ज्वार का जो जल होता है वो इस क्षेत्र में आ जाने के कारण ये क्या है? दलदली क्षेत्र है और लवणीय भूमि है। इसे सफ़ेद मरुस्थल की उपमा भी दी गई है। किसे? कच्छ के रण को सफ़ेद मरुस्थल की उपमा दी गई है।
यह लवणीय भूमि होने के कारण अनुपजाऊ भूमि है। देन नेक्स्ट इसकी विशेषता कि भारत की अंतर्देशीय सबसे बड़ी जो है वो लवण भूमि भी कौन सी है, वो भी कच्छ का रण ही है। तो इस तट को क्या कहा जाता है, कच्छ का तट। और यहाँ स्थित अनेक क्रीक भी हैं, जैसे सर क्रीक, गोडिया क्रीक, ये क्या है, इसके निकले हुए तिकोने भाग जिन्हें क्या कहा जाता है, क्रीक कहा जाता है। तो ये भी कहाँ स्थित है, कच्छ का तट या कच्छ के रण के तटीय भाग पे स्थित है। देन आता है काठियावाड़ एवं सौराष्ट्र तट। तो गुजरात का कच्छ की खाड़ी एवं खंबात की खाड़ी के बीच का जो भाग है जिसे काठियावाड़ प्रायद्वीप कहा जाता है, तो काठियावाड़ का यह भाग, यह भी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण ये क्षेत्र भी क्या है, अनउपजाऊ क्षेत्र ही माना जाता है। इसमें स्थित गिर पहाड़ियाँ ये क्या है, काठियावाड़ क्षेत्र में ही स्थित है। और इसके साथ ही सौराष्ट्र तट यानी गुजरात का यह मैदानी भाग जो कि अनेक नदियों से, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, इन नदियों के द्वारा निर्मित यह मैदानी भाग क्या कहलाता है, सौराष्ट्र तट। यानी काठियावाड़ सौराष्ट्र तट, संपूर्ण इस तट को ही कहा गया है, जो कि खंबात की खाड़ी एवं सौराष्ट्र तक का जो भाग है इसे क्या कहा जाता है, काठियावाड़ एवं सौराष्ट्र तट। तो ये हो जाता है पार्ट नंबर 1, गुजरात तटीय मैदान। देन नेक्स्ट हम देखते हैं कोंकण तटीय मैदान। गुजरात तटीय मैदान के बाद जहाँ तक इसका विस्तार है, इसके आगे के पार्ट को दमन से लेकर के गोवा तक का जो विस्तार है इसे कहा जाता है कोंकण तटीय मैदान। यानी दमन से लेकर के गोवा तक का जो तटीय भाग है इसे कहा जाता है कोंकण तटीय मैदान। देखिए यहाँ मैं सिर्फ नंबरिंग लगा रही हूँ। ये हो गया फर्स्ट नंबर गुजरात तटीय मैदान, ये हो गया सेकंड नंबर कोंकण तटीय मैदान। कहाँ से कहाँ तक, तो मैंने आपको बताया कि दमन से लेकर के गोवा तक का जो भाग है ये क्या कहलाता है, कोंकण तटीय मैदान कहलाता है। यहाँ स्थित अनेक द्वीप, जैसे मुंबई भी स्वयं एक द्वीप है और एक अनेक छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित। अगर राज्यों की हम बात करें तो महाराष्ट्र एवं गोवा राज्य के तटीय जो क्षेत्र है वो किस में आते हैं, कोंकण तटीय मैदान में आते हैं। यहाँ जो है वो अनेक द्वीप भी पाए जाते हैं और साथ ही अनेक पोर्ट या बंदरगाह की हम बात करें तो मुंबई जो कि महाराष्ट्र में एक व्यस्ततम, भारत का व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। साथ ही नाहा शेवा वो भी मुंबई में ही स्थित एक पोर्ट है, नाहावा शेवा बंदरगाह है। कहाँ है, महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। ये भी क्या है, यहाँ का बंदरगाह है। देन गोवा में स्थित बंदरगाह है मार्मा गोवा बंदरगाह है। ये बंदरगाह के नाम भी आप लिखते जाइए। मार्मा गोवा बंदरगाह कहाँ है, गोवा राज्य में स्थित है। तो ये कौन से तट के, कोंकण तटीय मैदानी भाग के ये पोर्ट हैं, जैसे मुंबई पोर्ट हो गया, नाहसेवा पोर्ट हो गया, मार्मा गोवा पोर्ट हो गया। और मार्मा गोवा जो पोर्ट है वो जुआरी और मांडवी नदियाँ जो कि गोवा स्टेट से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती है, तो जुआरी नदी के उस पे उसके मुहाने क्षेत्र पे स्थित है कौन सा, मार्मा गोवा पोर्ट। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि गुजरात तटीय क्षेत्र में जो आता है कांडला पोर्ट, कांडला जो बंदरगाह है वो गुजरात तटीय मैदान का आ जाता है। तो गुजरात तटीय मैदान के बाद कोंकण तटीय मैदान, इसका मैंने आपको विस्तार बताया कि गुजरात तट के बाद का क्षेत्र, या हम कह सकते हैं कि दमन से लेकर के गोवा तक का जो भाग है वो कौन सा है, कोंकण तट कहलाता है। इसके अलावा मानसून पूर्व के जो चक्रवात आते हैं, यानी मानसून की वर्षा जो हमारे भारत देश में होती है उससे पहले, मानसून पूर्व से पहले की जो वर्षा होती है वो इस तटीय मैदान में, या हम कहें कि कोंकण तटीय मैदान में, उस वर्षा को कहा जाता है आम्रवृष्टि। क्या कहा जाता है, आम्रवृष्टि। कोंकण तटीय मैदान में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को कहा जाता है, क्योंकि मानसून पूर्व की जो वर्षा होती है वो वर्षा यहाँ के क्षेत्र में आम की कृषि के लिए क्या होती है, लाभदायक होती है। तो ये हो जाता है कोंकण तटीय मैदान। इसके पोर्ट या बंदरगाह भी आपने लिख लिए होंगे। देन थर्ड नंबर पे जो आता है गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर, गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक का पार्ट, न्यू मैंगलोर
कर्नाटका में स्थित न्यू मैंगलोर, तो गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक का जो पार्ट है वो कौन सा तट कहलाता है? कन्नड़ या कर्नाटक तटीय मैदान कहलाता है। यानी कोंकण तटीय मैदान के दक्षिण का पार्ट, या हम कहें कि गोवा से लेकर के न्यू मैंगलोर तक का जो पार्ट है वो क्या कहलाता है? कन्नड़ या कर्नाटक तटीय मैदान, या इसको कनारा तट भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं कि इसमें राज्य की दृष्टि से, तो कर्नाटक राज्य का तट इस क्षेत्र में आता है। जैसा कोंकण तटीय मैदान में हमने देखा कि महाराष्ट्र और गोवा राज्य का पार्ट आता है, तो वैसे ही इस तटीय मैदान में क्या है? कर्नाटक राज्य का क्षेत्र आता है। देन इसकी विशेषता अगर हम देखें कि लेटेराइट मृदा की अधिकता होने के कारण इस तटीय क्षेत्र में, इस तटीय मैदानी क्षेत्र में जो है वो कहवा और कॉफ़ी की कृषि अच्छी मात्रा में यहाँ की जाती है, जिसका कारण क्या है कि यहाँ लेटेराइट मृदा की अधिकता पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि इसमें आने वाली शरावती नदी जो कि अपने भारत का सबसे ऊंचा गरसोपा बांध, कौन सा बांध? गरसोपा बांध या जोग वाटरफॉल भी उसे कहा जाता है, तो वो कौन सी नदी? शरावती नदी के ऊपर ही स्थित है। और अगर तटीय मैदान की बात करें तो कौन सा आ जाता है? कन्नड़ या कर्नाटक तटीय मैदान। देन आता है मालाबार तटीय मैदान नंबर 4, और इसका जो विस्तार है वो आ जाता है न्यू मैंगलोर से लेकर के कुमारी अंतरिप तक का भाग जो है वो क्या आ जाता है? मालाबार तटीय मैदान। मालाबार तटीय मैदान। अगर राज्य की दृष्टि से बात करें कि कौन सा राज्य इसमें विस्तृत है, तो वो आ जाता है केरल तटीय क्षेत्र या केरल राज्य का तटीय भाग, जो कि पश्चिमी सह्याद्री और अरब सागर के बीच का जो मैदानी भाग है, इसे क्या कहा जाता है? मालाबार तटीय मैदान। और इस मैदानी क्षेत्र की विशेषता कि अपने भारत में मानसून जो प्रवेश करता है वो सबसे पहले यहीं इस तट से ही प्रवेश करता है। अगर राज्य की हम बात करें तो केरल राज्य से ही मानसून जो है वो मानसून की शाखा प्रवेश करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा तट, तो वो आ जाता है मालाबार तट, और यहीं सबसे पहले जो है वो मानसून पहुंचता है। अगर समय की बात करें तो जून के प्रथम वीक में ही मानसून की पहली शाखा यहाँ पहुँच जाती है, जिसे क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट। ये शब्द भी आपसे पूछ सकते हैं कि मानसून प्रस्फोट क्या है। तो मानसून की सबसे पहले प्रवेश, या हम कहें कि मानसून की शाखा का जून के प्रथम वीक में ही प्रवेश जो है वो मालाबार तटीय क्षेत्र या राज्य की दृष्टि से बात करें तो केरल राज्य से यह प्रवेश करता है, और उसे क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट कहा जाता है। इसके अलावा इस तटीय मैदानी क्षेत्र की विशेषताओं के बारे में बात करें तो यहाँ कई लेगून झीलें भी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? लेगून झीलें भी पाई जाती हैं, जिन्हें पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इन झीलों को कयाल कहा जाता है। उदाहरण के लिए वेमनाद झील, अष्टमुडी झील, ये क्या है? ये केरल में स्थित लेगून झीलें हैं, जिन्हें वहाँ कयाल कहा जाता है। और वेमनाद झील जो है वो भारत की सबसे लंबी कयाल झील, या हम कहें कि लेगून झील है, कौन सी? वो है वेमनाद झील। तो ये हो जाता है मालाबार तटीय मैदान। कहाँ से कहाँ तक? न्यू मैंगलोर से लेकर के कन्याकुमारी, या हम कहें कि कुमारी अंतरिप तक का भाग। अगर राज्य की दृष्टि से बात करें तो भारत का केरल राज्य जो है उसका तटीय मैदानी भाग जो है वो किस में आता है? मालाबार तटीय मैदान में। और इसके साथ ही ये अपना कंप्लीट हो जाता है पश्चिमी तटीय मैदानी भाग। मैंने आपको बताया कि कच्छ के रण से लेकर के कुमारी अंतरिप तक का जो भाग है। देन हम देखें कि पश्चिमी घाट से लेकर के अरब सागर के बीच का जो भाग है, जो कि अनेक नदियों के निक्षेपों के द्वारा और साथ ही सागर के अपर्दन और अपक्षय के द्वारा निर्मित जो निक्षेपात्मक जो मैदानी क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? पश्चिमी तटीय मैदान। और इसको अलग अलग भागों में भी हमने डिवाइड करके देखा। अगर चौड़ाई की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में कंपैरेटिवली कौन सा मैदान? पूर्वी तटीय मैदान जो है वो अधिक चौड़ाई लिए हुए है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी तटीय मैदान के जस्ट पास में ही स्थित जो सह्याद्री है या पश्चिमी घाट जो है
उसके आ जाने के कारण इसकी क्या है, चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई, औसत चौड़ाई जो मानी जाती है 64 किलोमीटर, या हम कहें कि 50 से लेकर के 100 किलोमीटर तक इस पश्चिमी में तटीय मैदानी भाग की चौड़ाई है। जबकि पूर्वी तटीय जो मैदानी भाग है वो बीच बीच में से कटा फटा होने के कारण, यानी यहाँ निरंतर क्या है, पर्वत श्रेणियाँ नहीं पाई जाती, जिस वजह से अनेक नदियों के निक्षेपों के द्वारा भी इसको अत्यधिक चौड़ाई के साथ बनाया गया है और इसकी चौड़ाई जो है वो 100 से लेकर के 150 किलोमीटर तक है। तो ये क्या है कि पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान ज़्यादा चौड़ा है। इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ पश्चिमी तटीय मैदान। आइए अब हम लोग देखते हैं भारत के तटीय मैदानी भाग का पाठ नंबर 2, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, पहले भी मैंने आपको बता दिया कि संपूर्ण भारत के तटीय भाग की विस्तार की मैंने आपको बताया कि कच्छ का रण से लेकर के स्वर्ण रेखा नदी तक, पूर्व में स्वर्ण रेखा नदी तक का जो भाग था वो क्या था, भारत का तटीय क्षेत्र। इसमें पूर्वी तटीय मैदान जो है वो उत्तर में स्थित स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के दक्षिण में तमिलनाडु तक, या हम कहें कि कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो किस में आता है, तो वो आता है पूर्वी तटीय मैदान में। अब इस पूर्वी तटीय मैदान को भी अलग अलग भागों में डिवाइड करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पूर्वी तटीय मैदान को मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड किया गया। इसके उत्तरी भाग को कहा गया उत्तरी सरकार तट। क्या कहा गया, उत्तरी सरकार तट। जबकि इसके दक्षिणी भाग को कहा गया कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये हो गया इसका उत्तरी पार्ट, ये हो गया इसका दक्षिणी पार्ट। लेकिन फिर से इसको अलग अलग 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है और वो 3 भाग आते हैं। नंबर 1, उड़ीसा या उत्कल तटीय मैदान। कौन सा, उड़ीसा या उत्कल तटीय मैदान, जिसका विस्तार जो है वो आता है स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के, स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के महानदी डेल्टाई क्षेत्र का जो भाग है वो किस में आता है, उड़ीसा या उत्कल तटीय क्षेत्र में। देन कृष्णा गोदावरी बेसिन से लेकर के महानदी तटीय या डेल्टाई क्षेत्र से लेकर के कृष्णा तक का जो भाग है, कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र तक का जो भाग है वो कहलाता है आंध्र तटीय मैदान। और कृष्णा डेल्टाई क्षेत्र से लेकर के दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का जो एकदम दक्षिणी पॉइंट है कन्याकुमारी, वहाँ तक का जो तटीय मैदानी भाग है वो क्या कहलाता है, कोरोमंडल तटीय मैदान। अब हम बात करते हैं पाठ नंबर 1, उड़ीसा या उत्कल तटीय मैदान। तो इसका विस्तार स्वर्ण रेखा नदी से लेकर के महानदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ तक का जो भाग है वो क्या कहलाता है, उड़ीसा या उत्कल तटीय मैदान। अगर क्षेत्र की दृष्टि से बात करें तो थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वह जाता है पश्चिमी बंगाल का, जबकि मुख्य रूप से इसमें आता है कौन से राज्य का, उड़ीसा राज्य का हिस्सा इसमें आता है। यह जो तटीय क्षेत्र है या हम कहें कि तटीय जो मैदानी भाग है, इसमें कहीं कहीं क्या है, बालू के टिल्ले भी पाए जाते हैं। कौन से तटीय भाग में, उड़ीसा या उत्कल तटीय मैदानी भाग में। इसके अलावा यहाँ स्थित द्वीप, कौन सा द्वीप, पाराद्वीप। कौन सा द्वीप, पाराद्वीप, जो कि उड़ीसा राज्य का द्वीप है। ये भी क्या है, अपने भारत के लिए एक विशेष लाभदायक द्वीप आता है। उड़ीसा तटीय भाग या हम कहें कि उत्कल तटीय भाग में स्थित कौन सा द्वीप, पाराद्वीप, जो कि बंदरगाह भी है। कौन सा बंदरगाह है, पाराद्वीप बंदरगाह है। और विशेष रूप से इसकी जो विशेषता है वो ये कि जापान को लोहा अयस्क, क्योंकि इस तटीय क्षेत्र के पृष्ठभूमि या हम कहें कि इसके बैक साइड छत्तीसगढ़, झारखंड, इन क्षेत्रों से लोहा अयस्क की खानें स्थित होने के कारण जो पारादीप बंदरगाह है वहाँ से जापान को लोहा अयस्क जो है वो निर्यात किया जाता है। कौन से बंदरगाह से, पारादीप बंदरगाह से। इसके अलावा यहाँ महानदी डेल्टा के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित एक लेगून झील, कौन सी, चिल्का झील। कौन सी झील, चिल्का झील। इसको भी आप ध्यान रखिए, चिल्का झील, चिल्का झील। और ये भी कौन से राज्य में, उड़ीसा राज्य में लेगून झील का एक उदाहरण, उड़ीसा के तट पे स्थित चिल्का झील, जो कि भारत की क्या है, सबसे
बड़ी झील भी है। इसके अलावा यहाँ स्थित द्वीप की अगर हम बात करें तो चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप भी इसी क्षेत्र में आते हैं। कौन से द्वीप? चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का जो आज का नाम है या वर्तमान समय का जो नाम है वो है APJ अब्दुल कलाम बंदरगाह है, इसका नाम रख दिया गया है। और द्वीप इसका नाम रख दिया गया है। और चांदीपुर द्वीप और व्हीलर द्वीप जो है इन दोनों पे ही प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। अपनी भारत के मिसाइल जो प्रशिक्षण केंद्र हैं वो चांदीपुर और व्हीलर द्वीप के ऊपर स्थापित किए गए हैं। तो ये हो जाता है अपना उड़ीसा या उत्कल तटीय क्षेत्र। देन नेक्स्ट आता है नंबर 2 आंध्र तटीय क्षेत्र या आंध्र तटीय मैदान। और यह है महानदी के डेल्टाई क्षेत्र से लेकर के कृष्णा नदी का जो डेल्टाई क्षेत्र है वहाँ के बीच का भाग क्या कहलाता है? आंध्र तटीय मैदान कहलाता है। अगर राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो इस तटीय मैदान में विस्तृत है। देन इसकी विशेषता कि इस क्षेत्र में, तटीय मैदानी क्षेत्र में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टाई क्षेत्र को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? केजी बेसिन। केजी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, इस क्षेत्र को कहा जाता है। और इस क्षेत्र की भी मुख्य विशेषता कि केजी बेसिन से प्राकृतिक गैस के भंडार अत्यधिक मात्रा में स्थित हैं। कहाँ? तो वो आ जाते हैं केजी बेसिन कि जहाँ कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में क्या है? प्राकृतिक गैस के भंडार हेतु यह प्रसिद्ध है। इसके अलावा इस तट का प्रमुख बंदरगाह है तो वो आ जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और राज्य की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में और सबसे गहरा बोले तो यह तट से अंदर की ओर, तट से स्थलीय भूमि की ओर स्थित सबसे गहरा कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। अगर तटीय क्षेत्र की बात करें तो आ जाता है आंध्र तटीय मैदान। अगर स्टेट की बात करें तो आ जाता है आंध्र प्रदेश। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्थित झील और वो आ जाती है कोलेरू झील। कौन सी झील? कोलेरू झील। कोलेरू झील और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। कौन सी झील? कोलेरू झील, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके अलावा इस क्षेत्र की डेल्टाई झील है ये, और यह मीठे पानी की झील है। ये आ जाता है अपना आंध्र तटीय मैदान। और वर्तमान समय में इसको उत्तरी सरकार तट भी इसी क्षेत्र में ही शामिल किया जाता है, उत्तरी सरकार तट। देन नेक्स्ट आता है कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित पुलिकट झील। कौन सी झील? पुलिकट झील। पुलिकट झील, इस पुलिकट झील से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक का जो भाग है वो क्या आ जाता है? कोरोमंडल तटीय मैदान। अगर राज्य की बात करें तो भारत का तमिलनाडु राज्य जो है वो इस क्षेत्र में आता है, या हम कहें कि तमिलनाडु राज्य के तटीय मैदानी भाग में विस्तृत यह भाग आता है। इस क्षेत्र में राज्य की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का भी कुछ भाग आ जाता है और तमिलनाडु का विशेष रूप से यह भाग आता है। झील की बात करें तो आ जाता है पुलिकट झील। और इसके अलावा श्रीहरिकोटा, पुलिकट झील के ही जस्ट सामने एक द्वीप है श्रीहरिकोटा, जहाँ की अपने भारत का श्रीहरिकोटा, और श्रीहरिकोटा की विशेषता कि अपने भारत देश का उपग्रह इसरो का जो है उपग्रह प्रशिक्षण केंद्र जो है वो लगाया गया है। किस नाम से? सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। और अगर राज्य की बात करें तो श्रीहरिकोटा द्वीप पड़ता है कहाँ? आंध्र प्रदेश में। जबकि यह तटीय मैदान की अगर बात करें तो आ जाता है कोरोमंडल तटीय मैदान में। और झील मैंने आपको बताया पुलिकट झील। अगर द्वीपों की बात करें तो आ जाता है चेन्नई बंदरगाह है, पोर्ट की अगर बात करें तो आ जाता है चेन्नई पोर्ट। इसके अलावा एनोर पोर्ट, ये क्या है? इस क्षेत्र में स्थित पोर्ट या बंदरगाह है, चेन्नई पोर्ट। इसके अलावा एनोर पोर्ट। अगर द्वीपों की बात करें तो भारत और श्रीलंका के बीच स्थित पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, और मन्नार की खाड़ी में स्थित तूतीकोरन द्वीप। कौन सा द्वीप? तूतीकोरन द्वीप। साथ ही पम्बन द्वीप, ये क्या है? इसी तटीय मैदानी भाग यानी कोरोमंडल तटीय मैदानी भाग के द्वीप आ जाते हैं।
इस प्रकार ये अपना कंप्लीट हो जाता है पूर्वी तटीय मैदान, जिसको हमने अलग अलग 3 भागों में उड़ीसा या उत्कल तटीय मैदान, देन पार्ट नंबर 2 आंध्र तटीय मैदान एंड पार्ट नंबर 3 कोरोमंडल तटीय मैदान, इन 3 भागों में विभाजित करते हुए हम लोगों ने इसका अध्ययन किया। और इसके साथ ही अपने भारत का भौतिक विभाग, इसके तटीय मैदानी भाग को भी हम लोगों ने अलग अलग 2 भागों में पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिमी तटीय मैदान, इन 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह अच्छे से समझ में भी आया होगा। आपने यह मैप भी साथ साथ बना लिया होगा, ताकि इस वीडियो को देन फिर से रिपीट करके और डिटेल में पढ़ने के लिए इस नक्शे को या इस मैप को देखकर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। इसके साथ ही मेरा यह वीडियो मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। थैंक यू।